नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 म्यूजिक क्लास मैराथन क्लास आपका 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 आपको लेकर पास आए हैं। ठीक है, आप वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें तथा बिना समय गवाए हुए प्रतिदिन आप हमारे साथ सुबह 8 बजे और शाम में 7 बजे, सुबह में 8 बजे देखिए लिखा हुआ सुबह में 8 बजे और शाम में 7 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़े। आपको प्रत्येक दिन प्रश्न करवाया जाएगा और आपको जुड़ने से फायदा यह है कि यदि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में यदि आप आंसर देना शुरू कर देते हैं तो उसका आंसर आपको जीवन भर याद रहेगा, 100% याद हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में काम आएगा। इसलिए आज का प्रथम प्रश्न है कि मध्यकाल श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार षड्ज किस श्रुति पर विद्यमान होता है। ठीक है, मध्य काल श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार षड्ज किस श्रुति पर विद्यमान होता है। वर्ज्रिका, तीव्रा, छंदोवती या दयावती। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, दयावती। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि भरत ने कौन से 2 ग्रामों का उल्लेख किया है। पहला है षड्ज, दूसरा है मध्यम ग्राम, तीसरा का ए और बी दोनों सही है, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, मतलब षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम दोनों के दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है गंधार ग्राम में निषाद की कितनी श्रुतियां होती है। गंधार ग्राम में निषाद की कितनी श्रुतियां होती है। ए में आपका 3 है, बी में 5 है, सी में 2 है और डी में 4 है। बताइए आंसर बच्चों क्या होगा। ठीक है, एकदम आंसर आप देते रहिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4। 4 कहने का मतलब है कि गंधार ग्राम में निषाद की कितनी श्रुतियां हैं, तो 4। गंधार ग्राम में निषाद की कितनी श्रुतियां हैं, तो 4। निषाद है क्या, तो ग्राम है। नेक्स्ट प्रश्न है निश्चित सूर्यांतरों पर स्थापित 7 स्वर के समूह को क्या कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि निश्चित सूर्यांतरों पर स्थापित 7 स्वर के समूह को क्या कहते हैं। ए में बच्चों है ग्राम, बी में है मूर्छना, सी में है सप्तक, डी में है विसर्ग। बताइए क्या आंसर होगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि ग्राम, निश्चित सूर्यांतरों पर स्थापित 7 स्वर के समूह को क्या कहते हैं, तो ग्राम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है। भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है। षड्ज को, गंधार को, मध्यम को या पंचम को। बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, मतलब षड्ज है। भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है, तो षड्ज को माना गया। किसको माना गया, षड्ज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए जो कि प्रबंध की धातु को इंगित करता है। इसका डायरेक्ट हम आपको आंसर बतला दे रहे हैं। इसका आंसर बच्चों डी नंबर। आंसर क्या है, डी। डी कहने का मतलब है कि स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, तालोती। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य संगीत के रचयिता कौन है। लक्ष्य संगीत के रचयिता कौन है। भरत खंडे साहब, श्रीकंठे साहब, श्रीनिवास या रविंद्र स्वामी। बताइए लक्ष्य संगीत के रचयिता आपको पंडित भरत खंडे साहब हैं। पंडित भरत खंडे साहब हैं। लक्ष्य संगीत के लेखक कौन है, तो पंडित भरत खंडे साहब, पंडित भरत खंडे साहब। अगला प्रश्न है वीणा के दंड पर कितनी सारिकाएं होती है। 21, 24, 19, 17। बताइए आंसर क्या होगा। वीणा के दंड पर कितनी सारिकाएं होती है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 24। आंसर क्या हो जाएगा, 24। वीणा के दंड पर कितने सारिकाएं होती है, तो 24, मतलब बी नंबर। वीणा के दंड पर कितने सारिकाएं होती है, तो 24, बी नंबर इसका आंसर होगा मित्रों। त्रितंत्री वीणा का ही परिवर्तित वाद्य है, अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य है जो त्रितंत्री वीणा का परिवर्तित स्वरूप है। ए में है गिटार, बी में है सितार, सी में है सरोद और डी में है संतूर। बताते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सितार। आंसर क्या हो जाएगा, सितार। कहने का मतलब है कि त्रितंत्री वीणा का ही परिवर्तित वाद्य इनमें से कौन है, तो सितार है। त्रितंत्री वीणा का ही परिवर्तित वाद्य कौन है, तो सितार है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि दक्षिण संगीत में कितने मेल या थाट प्रचलित हैं। दक्षिणी संगीत में कितने मेल या थाट प्रचलित हैं। तो उत्तरी में है आपको 10, तो यहाँ पर पूछ रहा है दक्षिणी, तो दक्षिणी में बच्चों 19 है। कितना है? 19, अर्थात बी नंबर इसका क्या आंसर हो गया? सही हो गया। दक्षिणी संगीत में कितने मेल या थाट प्रचलित हैं? तो 19 है। कितने हैं? 19। दक्षिणी संगीत में कितने मेल या थाट है? तो 19 है। अगला प्रश्न है कि मार्गी ताल को अभी निर्धारित कीजिए। मार्गी ताल को अभी निर्धारित कीजिए। चंच, तपुत, तीन ताल, दादरा या कहारवा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि चंच, तपुत है। अगला प्रश्न है राग रागनी वर्गीकरण के मुख्य कितने मत हैं? राग रागनी वर्गीकरण के मुख्य कितने मत हैं? ए में है 5, बी में है 6, सी में है 4 और डी में है 3। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर हम बता देते हैं, 4 होगा, मतलब सी नंबर। राग रागनी वर्गीकरण के मुख्य कितने मत हैं? तो 4 मत है। राग रागनी वर्गीकरण के मुख्य कितने मत हैं? तो 4 मत है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जाति कितनी है? शुद्ध जाति कितनी है? ए में बच्चों है 5, बी में है 7 और सी में है 4 और डी में है 2। शुद्ध जाति की संख्या बच्चों 7 है, 7। कितना है? शुद्ध जाति की संख्या कितना है? 7 है। अगला प्रश्न है कि विकृति जातियों की संख्या कितनी है? विकृति जातियों की संख्या कितनी है? तो ए में है 10, बी में है 16, डी में है 11 और सी में है 11 और डी में है 18। बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 11। विकृति जातियों की संख्या कितनी है? 11। और शुद्ध जाति की संख्या कितनी है? 7 है। शुद्ध जाति की संख्या कितनी है? 7। शुद्ध जाति की संख्या आपको 7 बतलाएं, 7। और विकृति जाति की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कुल मिलाकर जातियों की संख्या कितनी हो जाएगी? बताइए। 7 और प्लस 11 जोड़िएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? 18। अर्थात कुल मिलाकर जातियों की संख्या कितनी है? 18 हो गया। देखिएगा, ध्यान दीजिए। विकृति जाति आपको जो है, विकृति जाति आपका 11 है, शुद्ध जाति आपका 7 है और कुल मिलाकर जाति की संख्या 18 हो गया, क्योंकि शुद्ध हो गया 7 और विकृति हो गया 11, दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार 5 किस श्रुति पर होता है? आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर होता है? ए में आपके मार्जना मार्जनी, बी में है क्षिति, सी में है मंदती और डी में है रोहिणी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तो क्षिति। क्या हो जाएगा आंसर? क्षिति, मतलब बी नंबर। अर्थात आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर होती है? तो क्षिति पर होती है। अगला प्रश्न मित्रों, प्राचीन शुद्ध गंधार कौन सा आधुनिक स्वर है? प्राचीन शुद्ध गंधार कौन सा आधुनिक स्वर है? मध्यम, तीव्र या फिर कोमल ग या शुद्ध रे? बताइए आंसर क्या होगा? आप कमेंट्स में आंसर अवश्य देते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि कोमल ग। अगला प्रश्न है शुद्ध शुंड के कितने प्रकार वर्णित हैं? शुद्ध शुंड के कितने प्रकार वर्णित हैं? ठीक है मित्रों, ए में आपका है 8, बी में है 10, सी में है 12 और डी में है 14। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8। कहने का मतलब है कि ए नंबर। शुद्ध शुंड के कितने प्रकार वर्णित है? तो 8 नंबर। शुद्ध शुद्ध के कितने प्रकार वर्णित है? तो 8 नंबर। सालंग शुद्ध प्रबंध के कितने प्रकार वर्णित है? सालंग शुद्ध, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शुद्ध शुद्ध 8 हो गया और यहाँ पर है सालग शुद्ध प्रबंध के कितने प्रकार वर्णित हैं? तो 8 है, 7 है, 10 है और 14 है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, मतलब 10। ठीक है, सालक शुद्ध प्रबंध के कितने प्रकार वर्णित हैं? तो 10 वर्णित है। सालक शुद्ध प्रबंध के कितने प्रकार वर्णित हैं? तो 10 वर्णित हैं। मार्गी संगीत में कितनी मुख्य ताले हैं? मार्गी संगीत में कितने मुख्य ताले हैं?
ए में है 5, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 7। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5, मतलब ए नंबर। मार्गी संगीत में कितनी मुख्य ताले वर्णित हैं? तो कितना टिक आउट करिएगा? 5। मार्गी संगीत में कितने मुख्य ताले वर्णित हैं? तो 5 है। अगला प्रश्न है आपका कि दिलरुबा वाद्य में तारों की संख्या कितनी होती है? दिलरुबा वाद्य में तारों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 4 और 3। बताइए, जैसा क्वेश्चन देखिए, दिलरुबा में आपको 4 वर्ड आपका है। दिलरुबा में कितना वर्ड है? 4 है, तो इसका आंसर भी कितना है? 4 ही है, अर्थात सी नंबर। कितना नंबर आंसर होगा बच्चों? सी नंबर इसका आंसर है। दिलरुबा वाद्य में तारों की संख्या कितनी है? तो 4। दिलरुबा 4 वर्ड का है, इसका आंसर भी कितना है? 4 ही है। दिलरुबा वाद्य में तारों की संख्या कितनी है? तो 4 है। आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार मध्यम ग्राम किस श्रुति पर है? आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार मध्यम ग्राम किस श्रुति पर है? वर्ज्रिका, रौद्री, प्रसारणी, मर्जनी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, वर्ज्रिका। ठीक है, आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार मध्यम किस श्रुति पर है? तो वर्ज्रिका पर है। अगला प्रश्न है कि राग रागनी वर्गीकरण के मुख्य रूप से कितने मत प्रचलित हैं? राग रागनी वर्गीकरण के मुख्य रूप से कितने मत प्रचलित हैं? ए में है 4, बी में है 5, सी में है 3 और डी में है 2। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ए कहने का मतलब है आपका कि 4। राग रागनी वर्गीकरण के मुख्य रूप से कितने मत प्रचलित हैं? तो 4। राग रागनी वर्गीकरण के मुख्य रूप से कितने मत प्रचलित हैं? तो 4 है। अगला प्रश्न है कि राग रागनी वर्गीकरण हनुमंत के 6 राग की कितनी रागनियां बताए गए हैं? तो ए में आपको है 30, बी में है 36, सी में है 35 और डी में है 40। एक चीज आपको महत्वपूर्ण सूचना देते चल रहे हैं कि रागनियों की संख्या 30 या 36, दो बहुत सारे विद्वान बताए हैं। किसी ने 30 बताए हैं, किसी ने 36 बताए। इसके आगे दूसरा आपको ऑप्शन सोचना ही नहीं है। तो हनुमंत के 6 रागों की कितनी रागनियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि 30। ये कहने का मतलब क्या है कि 30 राग रागनी वर्गीकरण हनुमंत के 6 रागों की कितनी रागनियां हैं? तो 30 हैं। अगला प्रश्न मित्रों की 1 ग्राम में कितनी श्रुतियां का समावेश किया जाता है? 1 ग्राम में कितनी श्रुतियां का समावेश होता है? तो ए में 18, बी में है 22, सी में है 20 और डी में है 21। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 22। यदि म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे तो आपको 100% याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है? आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है? ए में है षडज, बी में है गंधार, सी में है मध्यम और डी में है पंचम। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों षडज, ए नंबर। क्या हो जाएगा? षडज इसका आंसर सही है। आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है? तो षडज है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कर्नाटक ताल पद्धति के प्लुत अंग का अक्षर काल क्या है? कर्नाटक ताल पद्धति के प्लुत अंग का अक्षर काल क्या है? ए में है 12, बी में है 16, डी में है 8 और सी में है 4। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए कहने के मतलब है कि 12। कर्नाटक ताल पद्धति के प्लुत अंग का अक्षर काल क्या है? तो 12। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, सारंग देव ने अपने प्रबंधों का वर्गीकरण कितने वर्गों के अंतर्गत किया था? ए में आपका है 5, बी में है 6, सी में है 35 और डी में है 7। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि 6। सारंग देव ने अपने प्रबंधों का वर्गीकरण कितने वर्गों के अंतर्गत किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। 6, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न पर आपको ध्यान देना है। इस संगीत रत्नाकर में शून्य प्रबंध के कितने भेद हैं? संगीत रत्नाकर में शून्य प्रबंध के कितने भेद हैं? तो 5, 4, 3, 2। इसका आंसर बताइए कमेंट्स बॉक्स में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि 5। संगीत रत्नाकर में शून्य प्रबंध के कितने भेद हैं? तो 5 है। संगीत रत्नाकर में शून्य प्रबंध के कितने भेद हैं? तो 5 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से म सा वादी संवादी वाले को चुनिए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका आपको आंसर बारीकी से समझना है। इसका आंसर है 2 नंबर,
3 नंबर और 5 नंबर। अर्थात कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से म सा वादी संवादी वाले राग को चुनिए। तो बहार है, भीमपलासी है और मियां मल्हार है। ठीक है, 2, 3, 5 ऑप्शन के अनुसार चलेगा, बहार, भीमपलासी और मियां मल्हार। अगला प्रश्न है, संगीत काव्य और चित्रकला में कौन सी बात समान है? संगीत कौमा काव्य और चित्रकला में कौन सी बात समान है? शब्द, चित्र, रंग या लय? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर, मतलब लय। लय क्या है? समान है, तीनों में आवश्यक है। संगीत, काव्य और चित्रकला में कौन सी बात समान है? तो लय। अगला प्रश्न मित्रों, भवन निर्माण के लिए किस कला को उपयुक्त माना गया है? भवन निर्माण के लिए किस कला को उपयुक्त माना गया है? तो मूर्तिकला, चित्रकला, शिल्पकला या वास्तुकला? बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर का, शिल्पकला। सी से सी और सी से शिल्पकला। भवन निर्माण के लिए किस कला का उपयुक्त माना गया है? तो शिल्पकला का। अगला प्रश्न है कि शब्द तथा भाषा के लिए किस कला को उपयुक्त माना गया है? शब्द तथा भाषा के लिए किस कला को उपयुक्त माना गया है? ए में है काव्य कला, बी में है संगीत कला, सी में है चित्रकला और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, काव्य कला। आंसर क्या हो जाएगा? काव्य कला। शब्द तथा भाषा के लिए किस कला को उपयुक्त माना गया है? तो काव्य कला को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ मुथुस्वामी का जन्म कब हुआ था? अर्थात दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ मुथुस्वामी का जन्म कब हुआ था? 1950 में, 1775 में, 1870 में, 1923 में? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1775। आंसर क्या हो जाएगा? 1775। अर्थात मुथुस्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 1775 में। वेंकट सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध नाम क्या है? वेंकट सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध नाम क्या है? सोमनाथ, श्यामजी शास्त्री, पुंडरीक विठल या त्यागराज? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्यामा शास्त्री। क्या हो जाएगा? श्यामा शास्त्री। वेंकट सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो श्यामा शास्त्री। अगला प्रश्न है कि संगीतज्ञ श्यामा शास्त्री के गुरु कौन थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्यामा शास्त्री के गुरु कौन थे? तो इसका ए में है त्यागराज, बी में है दीक्षितार, सी में है चामक सन्यासी और डी में है रामत्य। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सी, चामक सन्यासी। चामक सन्यासी। संगीतज्ञ श्याम शास्त्री के गुरु कौन थे? तो चामक सन्यासी। अगला प्रश्न आपका है कि श्यामा शास्त्री की प्रथम कृति किस राग में निबंध है? श्यामा शास्त्री की प्रथम कृति किस राग में निबंध है? तो ए में है आपका कल्याण राग, बी में आपका आनंद भैरवी और सी में है सावेरी राग और डी में है भैरव राग। बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि सावेरी राग है। सी कहने का मतलब क्या है? सावेरी राग है। दक्षिणात्य संगीत में श्याम शास्त्री, त्यागराज व मुथुस्वामी दीक्षिता को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। ए में है त्रिमूर्ति, सी में है त्रियाम और डी में है भारत रत्न। बताइए, देखिए ध्यान दीजिएगा। श्याम शास्त्री एक हुआ, त्यागराज 2 हुआ, मुथुस्वामी 3 हो गया, मतलब इसका आंसर त्रिमूर्ति। आंसर क्या हो जाएगा? त्रिमूर्ति। आपको ध्यान में रखना है, तीनों को क्या बोला जाता है? त्रिमूर्ति बोला जाता है। पंडित हृदय नारायण देव ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थात पंडित हृदय नारायण देव ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की है? हृदय प्रकाश, हृदय कौतुका, नारायण या राग कौतुक है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि हृदय प्रकाश है। अगला प्रश्न मित्रों, हृदय नारायण देव ने किस लेखक के अनुसार स्वर स्थापना बिना के तार पर स्वर स्थापना के सिद्धांत को स्वीकार किया है? ए में आपका है लोचन, बी में आपका है
पंडित सोमनाथ और सी में है पंडित वेंकटमुखी और डी में है पंडित अबोहल। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डी नंबर पंडित अबोहल। पंडित अबोहल हृदय नारायण ने किस लेखक के अनुसार स्वर स्थापना वीणा के तार पर स्वर स्थापना के सिद्धांत को स्वीकार किया है? तो पंडित अबोहल। नेक्स्ट प्रश्न है, अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? ध्यान दीजिएगा, अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित सोमनाथ, पंडित हृदय नारायण देव, सी में है भाव भट्ट और डी में है शिवाजी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर भाव भट्ट है। अर्थात अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भाव भट्ट। अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भाव भट्ट है। संगीत सारामृत ग्रंथ का रचनाकर काल है, अर्थात संगीत सारामृत किस काल में या कब रचा गया था या कब लिखा गया था? 1650 में, 1783 में, 1970 में, 1673 में। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको 1783। 1783 कहने का मतलब है कि बी नंबर। कौन आंसर हो गया? बी नंबर। ठीक है मित्रों, कि संगीत सारामृत ग्रंथ के रचना काल कब है? तो 1783। महाराज तुलाजीराव भोसले द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन है? ठीक है, संगीतामृत, संगीत सारामृत, संगीत रस या संगीत कौमुदी। बताइए इसमें से कौन आंसर होगा? आपको आंसर देते चलना है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर संगीत सारामृत। महाराज तुलाजीराव भोसले द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है संगीत सारामृत। महाराज तुलाजीराव भोसले द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? संगीत सारामृत। अगला प्रश्न है, विपंची वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है? ए में है 9, बी में है 10, सी में है 12 और डी में है 7। विपंची वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है, मतलब ए नंबर। विपंची वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। विपंची वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कछपी वीणा के दंड का नाम था। कछपी वीणा के दंड का क्या नाम है, या फिर कछपी वीणा के दंड का नाम क्या था? तो ए में आपको है चित्रा, बी में है प्रवाल, सी में है कुकुब और डी में है प्रसेवक। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, मतलब प्रवाल। क्या हो जाएगा? प्रवाल। इसका आंसर क्या है? सही है। कछपी वीणा के दंड का नाम क्या है? तो प्रवाल नाम है। नवतंत्री वीणा के लिए ... अभिधान था। ठीक है, घोषिका, कछपी, विपंची या प्रवाल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विपंची। क्या हो जाएगा? विपंची, मतलब नवतंत्री वीणा के लिए विपंची अभिधान था। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध काल में वीणा का वह स्थान जहां तंत्रियां बांधी जाती है क्या कहलाती है? बौद्ध काल में वीणा का वह स्थान जहां तंत्रियां बांधी जाती है वह क्या कहलाती है? वहां क्या कहलाती है? तो कुकभ, प्रवाल, उपनाह या प्रसेवक। बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उपनाह। आंसर क्या हो जाएगा? उपनाह। उपनाह कहने का मतलब है कि सी नंबर। कितना नंबर? सी नंबर। बौद्ध काल में वीणा का वह स्थान जहां तंत्रियां बांधी जाती है क्या कहलाती है? उपनाह कहलाती है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए जरूर भेजें। यदि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप दिए हुए मोबाइल नंबर पर 741 95 240 पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको तत्काल पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या लिख करके भेजना है पीडीएफ फाइल के लिए? अपना स्टेट भेज देना है, स्टेट का नेम। ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेम। ठीक है बच्चों, इतना आपको भेजने से तत्काल आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारतीय हैं तो भारत माता की जय। भारत माता की जय।